नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और किन अफवाहों से आप बचकर रहे। साथ ही हम दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट से आपके लिए इंटरव्यूज लेकर आते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी एक खास मेहमान है। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर पॉल ऑफिट, जिन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन का इजाद किया था। ये को इन्वेंटर हैं और आपको बताते हैं कि रोटा वायरस दरअसल वो वायरस है जिसकी वजह से शिशुओं और बच्चों में डायरिया सबसे ज्यादा होता है। तो चलिए, इससे पहले कि हम उनसे बात करें, एक बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो रहे हैं, वो ठीक होने के बावजूद थकान, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह की शिकायतों के साथ लगातार वापस आ रहे हैं डॉक्टरों के पास। और नई दिल्ली में तो इसको एड्रेस करने के लिए एक सेंटर भी बनाया गया है, एक क्लिनिक बनाया गया है, ताकि कोविड से सही तरीके से मरीज रिकवर कर सकें। देखा जा रहा है कि लोग वापस आते हैं तो शिकायत करते हैं बदन में दर्द की, थकान की, और यही हमने देखा हमारे देश के गृह मंत्री के साथ भी, जो कोरोना की जो उनका टेस्ट है नेगेटिव होने के बावजूद घर चले गए थे और घर से एक बार फिर वापस वो एम्स के अस्पताल में भर्ती हुए, क्योंकि उनके बदन में दर्द की शिकायत थी और उनको थकान की शिकायत थी। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है और किस पैमाने पर हो रहा है कि जब आपका कोरोना वायरस खत्म हो गया लेकिन उसके बावजूद उसके असर दिख रहे हैं। तो एक स्टडी की गई। जीना असाफ यूएस में एक टेक्नोलॉजी डिजाइन कंसल्टेंट है। उन्होंने एक हैशटैग रिसर्च ग्रुप चलाया। इसमें 23 लोग उनके साथ जुड़े, जिनमें 6 साइंटिस्ट थे, सर्वे डिजाइनर्स थे, और इन सब ने मिलकर के एक गूगल फॉर्म तैयार किया और सवाल पूछने शुरू किए। ये अप्रैल के महीने में उन्होंने शुरुआत की थी। सोशल मीडिया, कोविड सपोर्ट ग्रुप से सबके जरिए उन्होंने उन लोगों से बातचीत की जो ठीक हो चुके हैं कोरोना संक्रमण के बाद। करीब 640 मरीजों पर यह स्टडी की गई। तो ये मरीजों द्वारा की गई स्टडी थी अपने ही ऊपर। तो सांस की तकलीफ उसमें सामने आया कि बहुत से लोगों को हो रहा है, और दूसरी दिक्कतें भी सामने आई, जैसे कि पाचन, न्यूरोलॉजिकल, कार्डियो, ये सारे लक्षण सामने आ रहे थे। दूसरे अंगों पर भी कोरोना के संक्रमण का असर दिख रहा था, जैसे कि हार्ट, लंग्स, इन सब में असर दिख रहा था। तो न्यूरो समस्याएं इसमें काफी आम थी, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग कम कर रहे थे। जो मरीज हैं अपने डॉक्टरों को इसके बारे में जाके कम बता रहे थे। 70% लोगों में ब्रेन फॉग, यानी कि सब कुछ दिमाग में धुंधला होना, कंसंट्रेशन की समस्या होना, इस तरह की शिकायतें थी। 61% लोगों में यह देखा गया कि उनको चक्कर आ रहे हैं, यानी कि डिजीनेस उन्हें महसूस हो रही थी। वहीं 32% लोगों में हाथ पांव सुन्न पड़ने की शिकायत आ रही थी, यानी कि जो आपकी एक्सट्रीमिटीज होती हैं, उंगलियों का जो आखिरी पार्ट होता है, वहां पर सुन्न हो रहा था, उनको ऐसा महसूस हो रहा था। 29% लोग जो थे उनको हैल्यूसिनेशंस हो रहे थे, या ऐसे सपने आ रहे थे कि उन्हें लगता था बिल्कुल यही सच हो रहा है, इस वक्त हो रहा है। 27% लोग जो थे उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो रहा था। तो ये बड़े चौंकाने वाले आंकड़े थे जो कि खुद मरीजों ने अपने आप रिपोर्ट किए और इस स्टडी को आगे किया। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर समीर गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं और वो मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से हैं। डॉक्टर गुप्ता, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत चौंकाने वाली बात है, हालांकि लंबे समय से ये लॉन्ग हॉल जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग कोविड, लोगों को ये देखने को मिल रहा है। भारत में भी हमने देखा, कई केईएम अस्पताल में मुंबई में देखा था, कई मरीज ठीक होने के बाद फिर से वापस अस्पताल पहुंच गए। तो क्या कोविड से नेगेटिव टेस्ट आ जाना, इसके बाद भी हमें अपने ऊपर नजर रखना जरूरी है? जी, ये आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया जो स्टडी में क्या पाया गया था और क्या लक्षण थे लोगों के। और रोज हम कोविड के बारे में कोई नई चीज सीखते हैं, और पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, ये एक एक्चुअली रियलिटी है कि मरीज जो हैं कोविड के बाद उनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया, हेलुसिनेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट की इश्यू, ब्लड क्लॉटिंग वगैरह वगैरह। और इसलिए सिर्फ कोविड नेगेटिव टेस्ट होना का मतलब ये नहीं कि आप खतरे से खाली हो गए हैं। अगर कोविड के जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हो सकता है कि अब देखिए टेस्ट नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि आप इन्फेक्टिव नहीं है, आप किसी और को ये बीमारी नहीं दे सकते। लेकिन कोविड के आपके अंदर आपके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आ सकते हैं।
और ये हो रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि ये हो रहे हैं अबाउट 70 to 80% ऑफ केसेस में आफ्टर 1 month 2 months लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि अभी भी मैं बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। एंड ये कब जाएंगे पूरी तरह से, ये समय बताएगा। और हमने एक और चीज जो पाई है कि जो लोग, जिनको ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन होता है, जिनको मॉडरेट टू सिवियर इन्फेक्शन होता है, उनको पोस्ट कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि माइल्ड टू मॉडरेट में कुछ नहीं होगा, उनमें भी हो सकता है, लेकिन मॉडरेट टू सिवियर में ज्यादा पाया गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अगर कोविड से ठीक हो भी गए हैं तो अपने लक्षणों पर नजर रखें और जैसे ही कुछ लगे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर समीर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे लोगों के भेजे हुए सवालों के जवाब भी आपसे लेना चाहेंगे। इस वक्त एक और खास मेहमान डॉक्टर पॉल ऑफिट हमारे साथ हैं, जो रोटा वायरस की वैक्सीन बनाने वाले हैं। अब इनसे हमने सवाल पूछे हैं कुछ वैक्सीन से जुड़े हुए और कोरोना वायरस से जुड़े हुए। डॉक्टर ऑफिट, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एसिम्टोमेटिक है और भारत में शायद कहीं ना कहीं ये लोग अब ग्रामीण इलाकों में इस बीमारी को फैला सकते हैं, तो ये एसिम्टोमेटिक लोगों पे नजर रखना कितना जरूरी हो जाता है? हम संक्रमण के मामलों को बहुत कमतर आंकते हैं। बहुत सारे बिना लक्षण वाले मरीजों का कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। जब आप एंटीबॉडी की स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका में बीमारी के फैलने के चांस 10 गुना ज्यादा हैं। जब हम 5 मिलियन कहते हैं तो संभवतः ये 50 मिलियन मामलों के करीब होता है। यही वजह है कि हम भी मानते हैं कि हमारे आंकड़े 33 लाख हों जो ऑफिशियली, लेकिन बहुत ज्यादा इससे हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे कि मौसम बदलेगा, क्या इससे कोई चुनौतियां सामने आएंगी? In theory, yes. This virus is ये वायरस बहुत ही असाधारण है। आमतौर पर गर्म तापमान में वायरस ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं, लेकिन इस वायरस का असर गर्मी के दौरान भी बढ़ता दिख रहा है। फ्लोरिडा और टेक्सास में वायरस तेजी से बढ़ा है, जहां गर्मी और उमस बहुत ज्यादा है। वायरस के नेचर को समझना मुश्किल भरा रहा है। पहले 8-9 महीनों में हमें कई आश्चर्यों का सामना करना पड़ा। ये बात तो सही है कि इस वायरस को समझना मुश्किल हो गया, लेकिन इसके इलाज का क्या हमारे पास इफेक्टिव इलाज है रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन के साथ? No, I think our best chance हमारे लिए बेहतर होगा कि बीमारी की रोकथाम करें, न कि उसका इलाज करें। रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन कारगर साबित हुए हैं। इंसानों द्वारा बनाई गई एंटीबॉडी बीमारी को रोकने में बेहद सही साबित होगा। Would be excellent at preventing this disease, but that said, I do think it's not an easy way to go. बिल्कुल, बचाव ही एक तरीका है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक हमें खुद को बचाना होगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब, जिसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समीर गुप्ता। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त आ गया आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर समीर गुप्ता मौजूद हैं। पहला सवाल शिल्पी ने भेजा है दिल्ली से, सुनिए। हेलो डॉक्टर, मेरा नाम शिल्पी है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि डेली बेसिस पर कोरोना के 70,000 केसेस आ रहे हैं, तो क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है? और अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है तो हमें इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? डॉक्टर आपका ऑडियो एक बार चेक कर लीजिए, लगता है कुछ ऑडियो के साथ गड़बड़ी है। हाँ, तो देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड जो है एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है और एंड मेरे ख्याल से तो हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड में हैं, लेकिन क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है, ये तो हमारी गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, हेल्थ मिनिस्ट्री को बोलना पड़ेगा कि हम कम्युनिटी स्प्रेड में हैं, क्योंकि इसके साथ कुछ टेक्निकल चीजें आती हैं, जैसे कि टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी, टेस्टिंग के इंडिकेशन एक्सेट्रा।
लेकिन जो चाहे वो कम्युनिटी स्प्रेड हो या नहीं हो, जो 70,000 केसेस हमारे इंडिया में आजकल हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, ये एक सरप्राइजिंग बात नहीं है। हमें पता था कि जब ये वायरस फैलेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की डेंसिटी को नजर में रखते हुए वी विल बी रीचिंग 70,000 केसेस अ डे। वी विल रीच दैट स्टेज जहां पर ये वायरस सब जगह फैलेगा और सबको इफेक्ट करेगा। तो ये तो हमें आइडिया लग चुका था शुरू में कि जब ये, तभी सरकार ने इसको जल्द रोकने के लिए लॉकडाउन करा था मेरे ख्याल से। लेकिन अब हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चाहे वो कम्युनिटी स्प्रेड हो या नहीं हो, सावधानियां वही बरतनी है, जैसे कि हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, और जहां तक हो सके घर पे रहिए और लोगों से ज्यादा मिलिए मत। तो ये चीजें तो हमारी कॉमन रहेंगी, चाहे वो कम्युनिटी स्प्रेड हो या नहीं हो। बिल्कुल। तो अपनी आदतों को मत बदलिए या अपनी आदतों पर फोकस कीजिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं दीपिका का कानपुर से। हेलो, आई एम दीपिका फ्रॉम कानपुर। मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, वहाँ बहुत सारे फ्लैट्स हैं। शाम को कई सारे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, वॉक करते हैं, बच्चे प्ले करते हैं बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग के, और उन्हें ये लगता है कि हम जो है बाउंड्री वॉल के अंदर सेफ हैं। क्या ये सही है? डॉक्टर? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये नॉर्मली लोगों को लगता है कि मैं अपने एक घर में और अपनी कम्युनिटी में हर आदमी को एक कंफर्ट लेवल मिलता है कि मैं घर पे हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन जैसे ही हमने देखा, जैसे कि हम अमेरिका का एग्जाम्पल है, जहाँ पर उन्होंने जैसे ही स्कूल खोले तो केसेस की संख्या और केसेस की मात्रा एकदम बढ़ गई। तो ये हमें पता है कि बच्चों के थ्रू भी वायरस फैलता है, और चाहे बच्चे इतनी बुरी तरह इफेक्ट नहीं हो, लेकिन वो वायरस घर ले जाकर अपने माता पिता, दादा दादी को वायरस फैला सकते हैं। सो इट इज नॉट सेफ दैट बच्चे जो हैं एक दूसरे से मिले जुले, वो खेल कूद करें एक साथ। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि वायरस फैल सकता है। तो वही सावधानियां बरती है। बिल्कुल, ये ना सोचे कि वायरस चला गया या सिर्फ आप चार दीवारी में अपने कॉलोनी की तो आप सेफ रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर, हमारे साथ जुड़े और लोगों के सवालों के जवाब दिए। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। चलिए अब वक्त है कोरोना योद्धाओं को सलाम करने का, और कुछ ऐसी ही योद्धाएं हैं तेलंगाना के हैदराबाद में। जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन की 14 महिलाओं का एक ग्रुप लोगों को महामारी से बचाने के लिए मास्क और पीपीई किट बनाने में जुटा हुआ है। 4 महीने में इन महिलाओं ने 30,000 मास्क और 6,000 पीपीई किट अकेले ही तैयार कर लिए। और हरियाणा में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो महामारी के संकट में लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। नूह में 70% बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास न तो स्मार्टफोन नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है। अब स्थानीय प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला की शुरुआत की है। इसके तहत युवा ग्रेजुएट सामुदायिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए सुकीर्ति द्विवेदी की ये रिपोर्ट। 8 साल का हितेश आखिरकार मोहल्ला पाठशाला में पढ़ने लगा है। 4 महीने ऑनलाइन क्लास की वजह से उसकी पढ़ाई छूटी रही। ये हरियाणा के नूह जिले के रहना गांव की बात है। वो जिले के उन 70,000 या 70% बच्चों में है जो स्मार्टफोन या इंटरनेट ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास से जुड़ नहीं सके। ये अंतर घटाने के लिए प्रशासन ने मोहल्ला पाठशाला शुरू करवाई। स्थानीय युवक शिक्षा दूत बनाए गए हैं जो बच्चों को बरामदों में, छतों में या खुली जगहों पर पढ़ा रहे हैं। एक बैच में 15 बच्चों की इजाजत है और सामाजिक दूरी का निर्वाह जरूरी है। बच्चे और अभिभावक दोनों इससे राहत की सांस ले रहे हैं। हमारे घर में एक ही स्मार्टफोन था जिससे मैं बच्चों की पढ़ाई क्लासेस ठीक से नहीं लगती थी, क्योंकि 3 बच्चे और भी जो उनसे क्लास लेते थे। लेकिन जिस दिन से मोहल्ला पाठशाला खुली है, उस दिन से एक बेटे की पढ़ाई खूब अच्छी तरह हो रही है, और उससे उसका जो घर का वो है पूरा काम वाम बिल्कुल सही हो रहा है। पढ़ाई भी बिल्कुल सही चल रही है और घर का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। मैं मोहल्ला पाठशाला से बहुत कुछ मदद मिल रही है फिलहाल, लेकिन उससे पहले जब लॉकडाउन लगा हुआ था 2-3 महीने, तो पापा घर पे ही रहते थे, तो ऑनलाइन क्लास हमें खूब अच्छी तरह लगती थी। लेकिन अब फिलहाल पापा काम पर जाते हैं तो अब अटेंड नहीं कर पाते ऑनलाइन, इसीलिए अब मोहल्ला पाठशाला चली, इससे हमें बहुत कुछ फायदा हो रहा है और इससे हमारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आ रही है। 2018 में नीति आयोग ने नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया था।
पहली से 8वीं कक्षा के बीच जिले के 1 लाख छात्र हैं। इनमें से 70,000 छात्र ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे थे। मोहल्ला पाठशालाओं के तहत अब तक 4,300 बच्चों को जोड़ा गया है। 125 गांव में ये पाठशालाएं 246 कार्यकर्ता चला रहे हैं। प्रशासन चाहता है कि आने वाले हफ्तों में कम से कम 50,000 बच्चों को इससे जोड़ा जा सके। शुरू में कोशिश सिर्फ पेशेवर शिक्षकों को जोड़ने की थी, लेकिन शिक्षकों का अभाव है। शिक्षकों के आधे पद खाली हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं की मदद ली गई। उमरा गांव में रहने वाली 20 साल की कामिला कार्यकर्ताओं में है। उसने न सिर्फ शिक्षक का अनुभव हासिल किया, बल्कि बहुत सारी लड़कियों का भविष्य भी बचाया। अभी जो हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी वजह ये है, तो मेरे गांव का जो पढ़ाई का माहौल है तो वो थोड़ा सा वैसा है कि उसमें लड़कियां हैं जो वो कम पढ़ती हैं। कोई 7वीं तक जाती है, 8वीं तक जाती है, मोस्टली 10वीं से आगे तो बहुत ही कम लड़कियां जाती हैं। तो मैंने सोचा मैं घर पे हूँ, खाली हूँ, और वैसे भी मुझे इस फील्ड से बेनिफिट होने वाला है, मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने गांव के बच्चों को बिठा के पढ़ाऊं, उससे बच्चों का भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। ये एक अच्छी शुरुआत लगती है, लेकिन हकीकत ये भी है कि फिलहाल बस बुनियादी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बेहतर ट्रेनिंग चाहिए। अधिकारियों का कहना है वो इस पर भी काम कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश में हम ज़्यादा जोड़ देंगे कि डेली एक पेज बच्चा अपनी किताब से लिख ले, कम से कम रीडिंग में हॉबिट होगी उसको, इंग्लिश लिखने का। वो जो हमारा डायरेक्टरेट से आता है, शिक्षा विभाग जो हमें देता है, रोजाना सुबह 7 बजे आ जाता है हमारे पास, क्लास वाइज है टाइम टेबल उसके अंदर, वो हम उन शिक्षा दूत को भेजेंगे ताकि क्वालिटी इंप्रूवमेंट तब हो। अभी तो फिलहाल क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज है हमारी, शुरुआत तो की हमने किसी तरह बच्चे जोड़ने की, अभी तक तो क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट करेंगे साथ साथ। इन मोहल्ला पाठशालाओं की वजह से संसाधनों की कमी के बावजूद बच्चे अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं, पर सरकार के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखे और बच्चों की सुरक्षा का भी। नू हरियाणा से कैमरा पर्सन सुशील राठी और ताहिर हुसैन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब जाते जाते आंकड़ों पर कुछ नजर डाल लेते हैं। भारत में अगर हम पिछले 24 घंटे के आंकड़े देखें तो एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, 77,266। और ये आंकड़ा जो है ये हमें लगातार 24वें दिन तक सबसे ज्यादा भारत में मरीजों का आंकड़ा है। लेकिन आप वहीं जो रिकवर्ड लोगों का आंकड़ा देख रहे हैं, जो कि हरे में आपको नजर आ रहा है, वो भी बढ़ता जा रहा है। एक अच्छी बात जो रही है वो ये है कि टेस्ट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस जो हैं, मामले वो भी बढ़ेंगे। लेकिन उसके उलट जो एक खराब बात रही है वो ये कि इन टेस्ट में जो पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, यानी कि 100 में से कितने लोग पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, वो पिछले हफ्ते के मुकाबले अब बढ़ गया है। 7.7 अब है, पहले 9.1 था। तो ये एक चिंता की बात है जिस पर हमें नजर रखनी होगी। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको फिर से यही याद दिला रहे हैं कि दफ्तर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी मास्क जरूर लगाएं और हाथ जब भी मौका मिले साबुन से जरूर धोएं, वरना सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।